न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी, मानवता का दुश्मन, हिंदुस्तान का भगोड़ा अपराधी जाकिर नाइक की। हिंदुस्तान में आतंक की आग लगाकर मलेशिया में जाकर छिपा हुआ है जाकिर नाइक। मलेशिया में स्थायी शरण के लिए जाकिर नाइक की नींद तब हवा हो गई जब हिंदुस्तान के दौरे पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आगे बढ़कर हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी जाकिर नाइक के मलेशिया से भारत को सौंपे जाने पर अपनी स्थिति साफ कर दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान यदि सबूत दे तो जाकिर नाइक को वह भारत के हवाले कर देगा। जाकिर नाइक भी मलेशिया में जाकिर नाइक पर नस्लीय और धार्मिक घृणा फैलाने के आरोप लगे थे। मलेशिया में उसके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और नस्लीय विवाद पैदा करने के आरोप की जांच भी की गई थी। कुछ समय के लिए उसे सार्वजनिक भाषण देने से प्रतिबंधित भी कर दिया गया था, लेकिन जाकिर ने सभी जांचों को प्रभावित करने में सफलता हासिल कर ली और शरण लेने में कामयाब हो गया। हालांकि मलेशिया में उसके कानूनी संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस स्टेटमेंट के बाद जाकिर हुसैन या जाकिर नाइक जैसे दूसरे मुस्लिम देशों के बीच अपना ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया है। जिसके साथ भारत का प्रत्यर्पण संधि नहीं है, वहां पर जाकिर नाइक अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए अभी आपको बताएंगे कि किन किन देशों के दरवाजे जाकिर नाइक खटखटा सकता है। जिस देश से उसकी सबसे ज्यादा उम्मीद बंधी है उसमें सबसे पहले नंबर पर तुर्की और कतर है। ये दोनों देश विवादित हस्तियों को अपने यहां शरण देता आया है। पश्चिमी देशों के साथ इसके संबंध भी अच्छे नहीं रहे, इसलिए जाकिर इन देशों में जा सकता है। फिर नंबर आता है सऊदी अरब का, सऊदी अरब और ईरान का। इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का, जहां के कट्टरपंथी मुल्ले और मौलवी इनके पैरोकार है और इनके वीडियो को सबसे ज्यादा बांग्लादेश और पाकिस्तान में ही देखा जाता है। इन देशों के अलावा जिन अफ्रीकी देशों के साथ भारत के प्रत्यर्पण संधि नहीं है, वहां भी नायक शरण की भीख मांग सकता है। लेकिन यह सवाल यह भी है कि क्या जिन देश में या ये देश जो जहां पर शरण जाकिर हुसैन की तरह, जाकिर नाइक की तरह से मांगी जा रही है, क्या जाकिर नाइक के लिए वो देश भारत की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में है? यह हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत है कि मलेशिया को अपनी वार्ता में जाकिर नाइक का जिक्र करना पड़ गया। विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी हिंदुस्तान की इस आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए। जाकिर नाइक के खिलाफ केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें आतंकवाद को बढ़ावा देना, मनी लॉन्ड्रिंग, घृणा फैलाना, धार्मिक आधार पर समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करना। ये इतने सारे मामले केवल भारत ही नहीं बल्कि दूसरे करीब 1 दर्जन भर देश ऐसे हैं जिनमें इन अपराधों के लिए जाकिर नाइक के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। 2016 में भारत ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था और उस पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामले भी दर्ज कर लिए गए थे। 2016 में ही ढाका कैफे हमले में नाम आने के बाद से जाकिर नाइक के भाषणों पर प्रतिबंध बांग्लादेश में भी लगा दिया गया था। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जाकिर नाइक की विचारधारा के प्रचार को लेकर फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क है। न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च हमले के बाद धार्मिक सद्भावना बनाए रखने के लिए जाकिर नाइक की पब्लिक स्पीच और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका ने जाकिर नाइक पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया है, लेकिन उसकी गतिविधि पर यूएसए में भी नजर रखी जा रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हिंदुस्तान का भगोड़ा आतंकी जाकिर नाइक को हिंदुस्तान दे पाएगा सजा? क्या हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया में आतंक का प्रचार करने वाला जाकिर नाइक को दूसरे देशों में शरण मिल पाएगा? क्या मलेशिया से भागने से पहले हिंदुस्तान दबोच पाएगा जाकिर नाइक को? क्या मलेशिया के प्रधानमंत्री का अपने संबोधन में जाकिर नाइक का जिक्र करना हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मलेशिया में बैठकर लोगों के दिमाग में मजहब का कूड़ा भरने वाले भगोड़े जाकिर नाइक की हालत बहुत जल्द धोबी के कुत्ते के जैसे होने वाली है, जो आने वाले दिनों में ना तो घर का रहेगा और ना ही घाट का, क्योंकि सालों से इस्लाम के नाम पर मलेशिया में मजहब की मलाई खा रहे आतंकी जाकिर नाइक से मलेशिया बहुत जल्द अब अपना हाथ झटकने वाला है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भगोड़े इस्लाम के प्रचारक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर अपना मत साफ कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि सबूत मिलने पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि अगर भगोड़े कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से जुड़े मामले में पर्याप्त सबूत पेश किए जाते हैं तो उनका देश आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। भारत दौरे पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने जाकिर नाइक का मुद्दा भारत के उठाए बिना अपनी तरफ से उठाया। इसका मतलब यह है कि आतंक के सरगना जाकिर नाइक का हुक्का पानी मलेशिया में बहुत जल्द बंद होने वाला है और नाइक बहुत जल्द इस्लामिक देशों की ठोकरें खाने वाला है। ऐसे में मलेशिया ने अपने खिलाफ माहौल बनता देख जाकिर नाइक क्या कदम उठाता है और तुर्की आदि किस कट्टर इस्लामिक देश में शरण लेता है, यह देखना दिलचस्प होगा। या नाइक के कहीं भी शरण में लेने से पहले भारत ही उसे धर दबोच सकता है, क्योंकि भारत अपने मोस्ट वांटेड आतंकियों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है। ऐसे में जाकिर नाइक समेत आतंक का कोई भी हिमायती मोदी सरकार की नजरों से बचने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जाकिर नाइक पर शिकंजा कसने वाला है और जाकिर नाइक बहुत जल्द मलेशिया से निकाल दिया जाने वाला, लेकिन उससे पहले भारत उसे दबोचने की फिराक में है और जो भी जरूरी कूटनीतिक कदम है वो उठाए जा रहे हैं ताकि मलेशिया से जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण हो सके और उसे उसकी आतंक की सजा दी जा सके। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ असगर खान है, एडवोकेट असगर खान है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ हैं, ऐसे मसलों पे अच्छी समझ रखते हैं। विनोद बंसल हैं, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। संजीव श्रीवास्तव है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। ये तीनों जो मेहमान हैं इनका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में विनोद बंसल जी से करना चाहूँगा। हालांकि अभी टेलीफोन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत जल्द वीडियो माध्यम से भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। विनोद बंसल जी, क्या आपको लगता है कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है या जो अपराध करके भागा हुआ है जाकिर नाइक, क्या आपको लगता है कि भारत उसे दबोच पाएगा, भारत उसे सजा दे पाएगा? मुकेश जी, मैं इसको भारत की जीत कहूँ उससे पहले तो मैं कहूँगा सुदर्शन की जीत है। जी जी, थैंक यू। सुदर्शन न्यूज ने जो संघर्ष किया और थोड़ा मेरी आवाज इको हो रही है, जरा इको जरा ठीक करें जरा। पीसीआर मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो सुदर्शन न्यूज ने जो मुहिम चलाई, आज नहीं वर्षों पहले जी, बल्कि मैं कहूँगा दशकों पहले, तो उसका एक बहुत बड़ा परिणाम यह है कि पहले तो इसको भागना पड़ा और भागने के बाद अब ये मुंह छुपाना पड़ रहा है। जिस तरह से बाहर के देशों में ने इसको शरण दी और उसके बाद उसको प्रश्रय दिया और उसको समर्थन दिया, अब उनको लगने लगा है कि धीरे धीरे करके अब जो है ना इससे मुंह मोड़ लेना ज्यादा ठीक है, नहीं तो दुनिया में वो खुद भी कट जाएंगे इसके चक्कर में। बिल्कुल। देखिए, मलेशिया जैसे कंट्री जो है ना, सबको पता है कि उसकी क्या स्थिति है, क्या क्रेडेंशियल्स है, और इसीलिए वो अभी तक छुपा पड़ा था। लेकिन अब जो है ना विश्व भर के देशों को ये पता लगने लगा है कि देखिए जो आतंकवाद का ध्वंस जो है भारत ने झेला है वो बाहर भी निकलने वाला है। सिर्फ भारत ही नहीं है, इस आतंकवाद से दुनिया पीड़ित है। इवन इस्लामिक देशों को भी इस बारे में समझ आने लगा है कि आतंकियों को पालने का मतलब है कि सांप को दूध पिलाना। बिल्कुल। तो ये कथित रूप से जिसको आप प्रचारक कह रहे हैं, ये बेसिकली इस्लाम का प्रचारक नहीं है, सच्चे मायने में इस्लाम का दुश्मन है। बिल्कुल। ये इस्लाम को बढ़ावा, जो कट्टरपंथी इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह के प्रपंच रचता है, मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब और जहां से इस्लाम का जन्म हुआ वो कंट्रीज कभी ऐसे लोगों को समर्थन और प्रश्रय देंगी। लेकिन क्या है कि भारत में जो कट्टरपंथी जो गढ़े हैं उन्हीं का ये प्रोडक्ट है, जिसके कारण जो है ना ये वो जो कहते हैं मुल्ला का इस्लाम। बिल्कुल। तो ये जो मुल्ले के इस्लाम वाले लोग हैं जो कि बार बार जो है धर्मांतरण के अड्डे चला करके अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, और अभी तक कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे राजनेताओं के पिछड़गु और उनके मैं कहूंगा कि उनके मेंटर बने हुए थे, तो अब उनको धीरे धीरे करके उनको भी समझ में आने लगा है और उनके पिछड़गुओं को भी समझ में आने लगा है। जिस तरह से सुदर्शन ने मुहिम चलाई थी इसको भगाने की, वो भगाने की मुहिम तो कारगर हो गई, लेकिन साथ में सुदर्शन ने ये भी कहा था कि इसको जब तक सजा नहीं मिलेगी हम बैठेंगे नहीं। बिल्कुल। तो भारत सरकार, भारतीय समाज के साथ साथ सुदर्शन न्यूज की सबसे बड़ी पहल है, मुझे लगता है जो जिसका ये बहुत बड़ी जीत ये हो रही है। मैंने देखा है कि सुदर्शन न्यूज ने जिस मुद्दे को उठा लिया, जिस व्यक्ति जिस आतंकी और जिहादी और आतंकवादी के पीछे पड़ गया, वो आज तक बचा नहीं है। बिल्कुल। वो थोड़ा देर भले लग गई हो, लेकिन वो उसका खात्मा करके छोड़ा है। बिल्कुल। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि भारत सरकार का तो प्रयास है ही है, लेकिन साथ ही साथ देखिए प्रचार माध्यमों का और एक मीडिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के विकास और देश के समृद्धि में हो सकता है, इस बात का बहुत बड़ा वो है, एग्जाम्पल है।
बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज़ ने एमएफ हुसैन के खिलाफ भी जो मुहिम चलाई थी, उस मुहिम में कामयाबी मिली थी और वो भारत छोड़ करके एमएफ हुसैन को भी जाना पड़ा था और उन्हें मरने के बाद भी उसे हिंदुस्तान की ज़मीन जो है वो नसीब नहीं हुई थी। और यही चीज़ जो है जो जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन के खिलाफ भी मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे और आप जैसे लोग इसमें साथी रहे हैं, ये भी पता है सबको कि आप लोगों ने भी पूरा समर्थन दिया है, पूरा साथ दिया है इस मुहिम का और इसीलिए शायद इस मुकाम तक जो है हम पहुँच पाए हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह जो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने अपनी बात में, भारत हालांकि एजेंडे में ये नहीं था, भारत के एजेंडे में उस पर बात नहीं होनी थी, लेकिन अपनी तरफ से आगे बढ़ के मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जिक्र किया और कहा कि अगर सबूत सौंपे जाएंगे तो वो सौंप सकता है जाकिर नाइक को। क्या आपको लगता है ये भारत की कूटनीतिक जीत है, भारत की धमक है, भारत का बढ़ता कद है, विश्व पटल पे भारत जो अपनी धमक दिखा रहा है, मोदी जी की जो पर्सनैलिटी जो उभर के आ रही है, क्या आपको लगता है ये उन सब का एक समग्र नतीजा है? जी जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है और ये निसंदेह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है उसकी एक कूटनीतिक जीत है। और ये जो जीत उस दिन भारत में सेलिब्रेट होगी जब जाकिर नाइक को भारत लाया जाएगा, जो कि घृणा और सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का जिसके ऊपर आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का जिसके के ऊपर आरोप है, अनेक तरीके की जो वो बातें करके जिस तरीके से वो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में वैमनस्य को फैलाने की साजिश रचता है, उन सारे आरोपों के संदर्भ में जब उसके ऊपर मलेशिया की सरकार कार्रवाई करते हुए भारत को जिस दिन सौंपेगी, उस दिन ये वास्तविक रूप से ये जो पूरा जो जीत है उसका इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। लेकिन ये जीत की शुरुआत है, एक कूटनीतिक जीत है। अनवर इब्राहिम ने जिस तरीके से स्वयं इस बात का जिक्र किया कि यदि भारत जाकिर नाइक के संदर्भ में एविडेंस सौंपता है, प्रमाण सौंपता है, तो मलेशिया उसके भारत को प्रत्यर्पण करने के संदर्भ में कदम उठा सकता है। और ये भारत बहुत पहले से इसकी मांग कर रहा था। पिछली जो सरकार थी वो भारत की बातों को अनसुना कर देती थी, लेकिन जैसा कि आपने स्वयं कहा कि जो वर्तमान की जो अनवर इब्राहिम की जो सरकार है वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि इस नए भारत का, आज के भारत का जो वैश्विक प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरीके से भारत अपनी प्रोएक्टिव इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि आसियान देशों की सेंट्रलिटी है, सभी आसियान देशों के साथ, जिसमें कि मलेशिया उसका एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है, उसके साथ अपने संबंधों को जिस तरह से बढ़ा रहा है, जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जैसे राष्ट्र का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो सामरिक रूप से ये जो राष्ट्र है साउथ ईस्ट एशिया के, जिसमें कि मलेशिया एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, वो भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा और मजबूत करना चाहता है। और भारत की जाहिर है कि जब कोई मांग होती है भारत की तरफ से, जिस तरीके से एक्स्ट्राडिशन के लिए जाकिर नाइक के रिक्वेस्ट की गई थी, उसको अब ये वर्तमान की सरकार सुन रही है और उस पर स्वयं से प्रोएक्टिव होकर के बयान दे रही है और ये अच्छे संकेत है। और मेरा ऐसा मानना है कि वो दिन अवश्य आएगा जिस दिन ये जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो आरोपी है, जो ऐसा आरोपी जिसने कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, जिसके ऊपर बड़े गंभीर केसेस हैं, वो भारत लाया जाएगा और भारत के कानून के मुताबिक। बिल्कुल संजीव जी, दो सवाल है ये। तो पहला सवाल है कि भारत ने दबाव बनाया, भारत की यह कूटनीतिक जीत है कि सौंपने के लिए उसे खुद से जो है सबूत की बात करनी पड़ी मलेशिया के प्रधानमंत्री को। दूसरा जो इसका एक फैक्टर है कि ये बात जो है जाकिर हुसैन भी जानता है कि स्थिति खराब हो रही है, तो अब वहाँ से वो भागने की फिराक में टर्की से जो सूचना आ रही है हमारे पास कि वो टर्की में शरण मांग रहा है, और इसके अलावा जो दूसरे अफ्रीकन कंट्री हैं जहाँ से हमारा प्रत्यर्पण संधि नहीं है, वहाँ भी वो शरण लेने की कोशिश में जुटा हुआ है और बहुत जल्द वो मलेशिया छोड़ने की सोच रहा है। क्या मलेशिया छोड़ने से पहले उसे दबोचा जा सकता है? क्या भारत जो मलेशिया जो है वो उसे बाहर जाने से रोक सकता है? क्या इस तरीके की स्थिति बनती है? क्या आपको लगता है कि जाकिर हुसैन अब बहुत जल्द जो है भारत आएगा और भारत जो है उसे अपने किए की सजा देगा? देखिए, अनवर इब्राहिम की जो सरकार है वो जाकिर नाइक को लेकर के काफी गंभीर दिखाई दे रही है। और अब जबकि उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि भारत यदि स्पष्ट प्रमाण सौंपता है कि जाकिर नाइक गंभीर मामलों का आरोपी है, तो ये जो सरकार है अनवर इब्राहिम को एक्स्ट्राडिशन पर विचार कर सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार
तुरंत इसके ऊपर जो भी एविडेंसेस इसके अगेंस्ट में है उसको मलेशिया की सरकार को एक बार फिर से सौंपना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार इस दिशा में प्रोएक्टिव तरीके से जो है कदम लेने जा रही है। और यदि इस पूरे अंतराल के दौरान जाकिर नाइक मलेशिया छोड़ करके कहीं अन्य देश में भागने की अगर वो कोशिश करता है, साजिश रचता है, तो भारत की सरकार को मलेशिया की सरकार के संदर्भ में जो भी अपनी इंटेलिजेंस है उसको शेयर करना चाहिए और अपने स्तर पर ये कहना चाहिए कि इसको लेकर के अलर्ट रहें कि कहीं वो किसी अन्य देश में ना भाग जाए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि टर्की एक ऐसा उसका शरण स्थल हो सकता है, क्योंकि टर्की में भी जो रसप तैयब एर्दोगान हैं वो इसी तरीके के कट्टर जो भी अतिवादी बिल्कुल बिल्कुल विचारधारा उसको शरण देने का जो है इतिहास रहा है उनका। हमारे साथ विनोद बंसल जी, एक बार फिर से मैं विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा। विनोद बंसल जी, क्या आपको लगता है कि भारत में जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से समर्थन दे रहे हैं जाकिर नाइक को, जैसे रजा एकेडमी है, रजा एकेडमी के अरशद मदनी है, दिग्विजय सिंह है, सदुद्दीन ओवैसी, हालांकि सीधे तौर पे तो वो नहीं कहते चूंकि पेशे से लॉयर है तो बड़े ही अपने अंदाज में कहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो भी उसका साथ उनका देते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए जो इस तरीके के आतंकी को समर्थन देता है किसी भी तरीके से? हाँ, निश्चित रूप से देखिए ये बहुत जरूरी है। और ये जिस तरह की जो स्थितियां परिस्थितियां अभी डेवलप हो रही हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब सरकार और ये जितने भी जो जिहादी तंजीमें हैं उनको भी थोड़ा अकल ठिकाने आएगी। एक बार एक कार्रवाई हो जाने दीजिए, फिर आप देखिए उसका क्या इम्पैक्ट होता है जबरदस्त ग्लोबली। और यहाँ के जो जिहादी नेता हैं उनको भी पता लग जाएगा आखिरकार कि क्या ऐसे लोगों को समर्थन देने का और उसको प्रश्रय देने का और आतंकवादियों को पालने का क्या हश्र होता है। बिल्कुल। अभी देखिए दुनिया में जब तक आतंकवाद को अलग थलग नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। ये जो जिस तरह से अभी जो मलेशिया ने स्टेप लिया है उस स्टेप के अनुसार जो है अभी देखने वाली बात यह है कि ये जो यहाँ के जो जिहादी तंजीमें हैं या जो उनके पैरोकार संस्थाएं हैं वो किस तरह से सोचती हैं। मुकेश जी देखिए ये जो जिस तरह से जहर बोलने वाले ये जो मैं इनको राजनेता की कैटेगरी में लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल धर्म प्रचारक नहीं है, अधर्म प्रचारक हैं। ये वास्तव में किसी इस्लाम का कोई पैरोकारी नहीं कर रही है, ये अमानवीयता फैला रहे हैं। बिल्कुल इनका जो दृष्टिकोण है सीधा सीधा अमानवीय दृष्टिकोण है, आतंकवादी मानसिकता है और दुनिया के विरुद्ध मानसिकता है। बिल्कुल। तो इसको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे करके इनको समझ में आ रहा है। लेकिन ओवैसी जैसे नेता और कांग्रेसी जो नेता हैं उनको भी इस बारे में अपने आप को गंभीर मंथन करना पड़ेगा कि जो जिसके साथ फोटो खिंचवाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। बिल्कुल आपको पता है कि कैसे कैसे नेता कांग्रेस के साथ जो ना फोटो खिंचवाने बिल्कुल। और दिग्विजय सिंह का तो स्टेटमेंट है कि वो शांति फैला रहे हैं, जाकिर हुसैन शांति फैला रहे हैं इस्लाम के माध्यम से। ये उनका स्टेटमेंट बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था जो उनकी सभा में वो जाकर के जो जाकिर नाइक की एक प्रोग्राम में दिग्विजय सिंह ने दिया था। हमारे साथ असगर खान जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और ऐसी विषय पे समझ रखते हैं। मैं असगर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं, एक तो जाकिर नाइक ने क्या किया नहीं किया सबको पता है, वो भारत का हिंदुस्तान का जो है वो दुश्मन है, अपराधी है, उसे यहाँ ला करके सजा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो भारत में जो उनके पैरोकार हैं जो उनका समर्थन करते हैं और बड़ी संख्या में वैसे लोग, ये तो नेताओं के नाम हम जान लेते हैं लेकिन बड़ी संख्या में वैसे लोग हैं आपके समाज के जो उनका जो जाकिर नाइक का वीडियो देखता है, जो जाकिर नाइक का वीडियो देख करके आतंक सीखता है, ISIS में भर्ती होने के लिए सोचता है। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इन लोगों को, मान लीजिए भारत सरकार YouTube बैन कर सकती है लेकिन जाकिर नाइक को देखने से किसी को बैन नहीं किया जा सकता है, ये काम आपका है, ये काम आपके समाज का है। क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपका समाज पीछे हट रहा है या जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पा रहा है? भाई एक तो ये कि अभी तक भी कहीं ये बात क्लियर नहीं कही गई है कि वो कौन से जुमले हैं, वो कौन से सेंटेंस हैं जिनको लेकर के उन्होंने आतंकीवादी, मैंने भी उनकी बहुत सी सुनी भी है, बहुत सुनी भी सुनी है। हो सकता है मेरी नजर से नहीं गुजरी हूँ जो आतंकवाद से रिलेटेड हूँ, लेकिन बहुत सारी मैंने उनकी कैसे सुनी भी हैं, देखी भी हैं। तो मुझे उसमें कहीं आतंकवाद नजर नहीं आया। दिग्विजय साहब की बात कहीं कहीं सही भी नजर आई। तो ये भी बंसल भाई हमारे भाई हैं, इन्होंने कहा, इन्होंने नाम ओवैसी साहब का तो लिया लेकिन कांग्रेस के कह के छोड़ दिया, पता नहीं
दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लिया इन्होंने। और चलिए मैंने आपको बता दिया। नहीं, वो हम अपने स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं और इन्होंने लिया है नाम, आप नहीं थे तभी। भाई दिग्विजय सिंह जैसे देशद्रोही नेता का नाम लेना तो वजह ठीक है, तो बंसल साहब ही बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा वजह क्या वजह रही, उनसे क्या मामला है वो। अब देखिए सवाल ये है कि एक तो ये है कि भाई उन्होंने कोई आतंक की बातें की। आतंक के 0 से 100 तक हमेशा से हम खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, और आप भी और हम भी सभी लोग खिलाफ हैं आतंक होने जा। अच्छा, आतंक ना कोई मजहब सिखाता है, ना सनातन धर्म सिखाता है, ना इस्लाम सिखाता है, ना क्रिश्चियन, कोई मजहब नहीं, मजहब ही सिखाता है। करता। मजहब के अलावा कोई आतंकवाद नहीं सिखाता भाई। इसके अलावा धर्म नहीं सिखा सकता कोई भी। कोई धर्म नहीं सिखाता ना, आप भी मानते हो नहीं? धर्म नहीं सिखाता, मजहब सिखाता है। हाँ, कौन सा मजहब बताइए, वो बताइए। मजहब सामने दिख रहा है सब, किसको नहीं पता? मुझे बताने की जरूरत है क्या? नाम अरे भाई, बोलिए। आपका मजहब है जो ये कहता है। देखिए, दिग्विजय सिंह जैसे नेता ये कहते थे कि जब पीस टीवी पर प्रतिबंध लगा है तो भारत के अंदर जो है ना सुदर्शन न्यूज पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। आप देखिए, ये जो मानसिकता है कहां से आती है? ये आतंकवादी मानसिकता भाई। और अगर आपको लगता है अभी भी वो आतंकवादी का वो आपको मैं कोई आप evidence दोनों को मिल रहा आमने है, सामने, तो मैं आपको आप करके दोनों को बताइए। आमने सामने लाऊंगा। असगर साहब और विनोद बंसल जी, असगर साहब, मेरे पास वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। हमारे पास वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दोनों, जो असगर साहब कह रहे थे या जो विनोद बंसल जी कह रहे थे, दोनों आमने सामने बात करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आखिर जाकिर नाइक को सुनना क्यों मजहब के हिसाब से जो है वो आतंक फैलाना है, और कौन से उसके स्टेटमेंट। हालांकि हमारे पास सारे स्टेटमेंट हैं लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि उस पर रोक लगी हुई है। और असगर साहब, मैं आपको अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा जिसको देख करके लोग आतंकी बन रहे हैं। फिलहाल वक्त के छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ सभी पैनलिस्ट बने हुए हैं। असगर साहब कुछ बोल रहे थे जिसका जवाब विनोद बंसल जी देना चाह रहे थे। विनोद जी, एक बार जो असगर साहब कह रहे हैं कि कौन सा मजहब है, असगर साहब ये भी कह रहे हैं कि जाकिर हुसैन की बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी है, बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन उन्हें उसमें कुछ जो है वैसा नहीं लगा कि उसको देख करके लोग आतंकी बन सकते हैं। असगर साहब, आप अभी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। एक बार असगर साहब का ऑडियो दीजिए। एक बार असगर साहब को ऑडियो दीजिए। असगर साहब, आपने कहा कि आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। अभी आपने म्यूट किया हुआ था जी। जी हाँ, मेरी बात उस वक्त पूरी नहीं हुई थी। हाँ, एक बताएं। तो बात मैंने वही की जो आप कह रहे हैं। हालांकि मैंने इसमें थोड़ा तलाश करने की कोशिश की ऑनलाइन वगैरह, तो जो मेन चार्ज इनके ऊपर है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में ठीक है, आप इनको बुलाने की बात कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ नहीं है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज है तो कोर्ट फैसला करेगा, उसके लिए भी एविडेंस चाहिए, सब कुछ। लेकिन सवाल इस बात का है कि मालविया साहब के लिए कौन से कोई किया है, कोई कदम उठाया? नीरव मोदी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? मॉल चौकसी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? चंदा कोचर के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ये तक ये कोई और कदम उठाए गए तो कामयाब क्यों नहीं है भाई? आप ये तो भी बात नहीं है। अब आपको ये भी पूछना चाहिए था कि भाई जाकिर नाइक के खिलाफ कदम उठाए तो कामयाब, ये भी तो पूछिए। ये लोग उनसे पहले के कह रहे हैं, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का अगर आप कितना भी अमाउंट है, आप अभी मुझे क्लियर कीजिए, इन लोगों का अमाउंट उनसे कहीं ज्यादा होगा, सैकड़ों गुना ज्यादा है। आप उनको नहीं, आप छोटी मछली को पकड़ने तालाब में, आप बड़ी मछली को क्यों छोड़ना, जानबूझ के छोड़ना है? मछली नहीं है, ये तो सुसाइड नोट है पूरा। वही तो वजह होगी। ये मछली नहीं है, ये इस्लाम का सुसाइड नोट है। जहां तक धर्म की बात करते हैं, ये जो कहते हैं धर्म और मजहब, मुखर्जी जी समझ में नहीं आता, ये वकील हैं, किसकी वकालत कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। धर्म कहते हैं उर्दू में, मजहब कहते हैं कि मुझे पता है कि जाकिर नाइक ने इनको फंडिंग नहीं किया, मजहब करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको एडवोकेट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तोड़ने की बात मत करिए बंसल साहब, इस्लामिक भाईचारा है ना, उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जहर मत फैलाइए, जहर फैलाने से हमारे असगर जी, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जी आऊंगा संजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास। पहले विनोद बंसल जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। एक बार असगर साहब आपसे विनोद बंसल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। विनोद जी, देखिए मुझे बड़ा ताज्जुब होता है मुकेश जी, मैं और आप कुछ बात करें तो समझ में आता है कि चलो यार हमें ज्यादा जानकारी नहीं होगी, हो सकता है। एक वकील जो है, जो कि अपने आप को मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो, और वो ऐसे व्यक्ति की एडवोकेसी कर रहा हो जो कि निश्चित रूप से भारत सरकार ने उस आतंकवाद के चार्ज लगाए हैं,
तो भारत सरकार को तो आप यहाँ बुलाइए, करना चाहिए ना इनको। पूरी कोशिश कीजिए। आप मुझे बताइए कि चार्जेस क्या है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये बीच में बोल रहे हैं असगर साहब पहले सवाल तो सुनिए। असगर साहब पहले सवाल तो सुनिए। वकालत कर रहे हैं, मैं कहता हूं मैं ऑन रिकॉर्ड वकालतनामा दाखिल करके वकालत कर रहा हूं। पानी क्या परेशानी है? क्या परेशानी है इसमें? बाद में कोई हार्ट अटैक हो जाएगा। असगर साहब, अभी तक असगर साहब आप कह रहे हैं आपने जितने चार्जेस नहीं, अब मैं आपको बताऊं, जितने चार्जेस आप लगे हुए हैं जाकिर नाइक के खिलाफ, उसमें केवल आपको मनी लॉन्ड्रिंग दिखा, आपको ये नहीं दिखा कि दो समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाने का जो मामला है वो केवल भारत में नहीं, बांग्लादेश ने भी दर्ज किया हुआ है। आप केवल अकेला नहीं, हमें बांग्लादेश को लेना नहीं देना भाई, तो आप मत दीजिए, मैं जिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैंने बताया ना। और आपको मैं बता दूं, केरला से जो मसला आया था, विनोद बंसल जी आपको भी याद होगा, केरला से जो ISIS में जो भर्ती होने के लिए लोग गए थे, वो जब पकड़े गए थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक का वीडियो देख करके उन्हें प्रेरणा मिली थी। अब आप पता नहीं क्यों आपको प्रेरणा मिली है उसको प्रोटेक्ट करने की। भाई ISIS जो अरे साहब, मैं ये कहूं कि मेरा मजहब इस्लाम चोरी को मना करता है, डकैती को मना करता है, बुरी बातों को मना करता है, झूठ बोलने को मना करता है, गलत बात के लिए मना करता है। कोई क्या मुझे इससे प्रेरणा मिली थी, तो इसमें क्या गलत हो गया? क्या मैंने कह दिया कि मुल्क के खिलाफ करो कुछ? भाई प्रेरणा है। आपका इस्लाम ये भी कहता है कि आतंकवाद अच्छा होता है, बात करते हैं वो उससे प्रेरणा मिलती है कि मैं आतंकवादी बन जाऊं। मुझे इस्लाम से प्रेरणा मिली कि मैं धर्मांतरण करके इस्लाम का पालन कर लूं। आपके सिवा, मुझे बताइए, मुझे आपका आप और आपके चंद लोग सिर्फ काफिरों के खिलाफ, असगर साहब जाकिर नाइक ने काफिरों के लिए क्या बोला है, जरा वो बता दीजिए। आप तो वीडियो सुनते हैं ना उनका, जरा बता दीजिए क्या बोला है। मैं सुनाता हूँ मैं पहले से लेकर बैठा हूँ। ठीक है बताइए। हम बता रहे हैं, बंसल जी बता रहे हैं। ठीक है, बंसल जी बता रहे हैं उनके वीडियो में क्या आपत्तिजनक है, बंसल जी बता रहे हैं। बंसल जी देखिए, उन्होंने, मैं कोट इन कोट बता रहा हूँ। जाकिर नाइक कहता है कि कोट इन कोट, कुरान कहती है जहां भी तुम काफिर को देखो उसे मार दो। क्या इससे बड़ा आतंकवाद कोई हो सकता है क्या? पूरा या इस्लाम इस बात को बताता है क्या? देखिए साहब, एक लाइन पढ़ने से नहीं होगा, एक लाइन पढ़ने भाई जाकिर नाइक ने एक ही लाइन पढ़ी है। ये बात गलत है। जाकिर नाइक ने एक ही लाइन बताई है। जाकिर नाइक के अनुसार सही है, आपके अनुसार सही है, बताओ ना। अरे क्या आप कैसी मैं बात कहता हूँ अगर गलत है तो बोलिए, मत करिए। अरे कुरान में वही तो बात है, ये गलत है। कुरान में तो सही लिखा है। अरे असगर साहब, आप बात नहीं समझ रहे, कुरान में तो सही। चैलेंज करता हूँ मैं अभी। मुकेश साहब मुझे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ठीक है, ये जो जाकिर नाइक ने कही है वो बात सही है कि नहीं है, बताइए ना। ठीक है, मैं दूंगा 10 सेकंड। कुरान में गलत लिखा है, ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए असगर साहब, आप बोलिए क्या बोलिए। देखिए, कुरान मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलमान होने के नाते बता रहा हूँ। कुरान में ये भी लिखा है कि मस्जिद में जाना मना है, लेकिन नशे के। अरे भाई उसकी बात थोड़ा आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए सवाल क्या है, आप लोग कैसे, आप लोग देखिए, मैं असगर साहब बात क्या हो रही है, आप क्या दिखा रहे हैं, बात क्या गलत है असगर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप गलत कहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप गलत कहा है, मैं बता रहा हूँ। मैं, बंसल साहब ने क्या कहा, जो जाकिर नाइक ने ये बात कही है कुरान में लिखी हुई, उन्होंने कुरान में लिखी हुई एक बात केवल कही, आपने सब पूरी बातें कही, तो आपको, आपके खिलाफ तो कोई वारंट नहीं है ना। जाकिर नाइक ने जो वीडियो बनाया है उसमें एक ही बात कही है, और ये चर्चा जाकिर नाइक की पे हो रही है ना, कुरान पे नहीं हो रही है। नहीं हो रही है ना। नहीं, कुरान को जिस तरीके से जाकिर नाइक ने गलत पेंट किया उस पर चर्चा हो रही है। ठीक है, बंसल जी, ठीक है बंसल जी, कर रहे हैं जिस चीज की मैं निकाल के दूं आपको। हाँ, आप दीजिए ना, सुनिए, दोबारा सुनिए विनोद बंसल। इस डिबेट को फिर रखिए आप, मैं निकाल के देता हूँ। ठीक है, आप मुझे दीजिए, मैं रखूंगा। ये इन्होंने अधूरी बात क्या की, विनोद बंसल। ठीक है असगर साहब, मैं रखूंगा, आप भेजिए, मैं रखूंगा, दूसरा डिबेट भी रखूंगा। विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं जी, ठीक है, आप सुनिए पहले विनोद बंसल जी। देखिए, अब मैंने मान लिया आपकी बात, आप सुनिए जी विनोद जी। मुकेश जी, आपके सुधी दर्शक इस बात को जानना चाहते हैं कि जो मेरे पास कोट इन कोट है वो सही है कि नहीं है। मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कुरान नहीं पढ़ी, बताऊं आपको। देख, सीधा इसमें लिखा हुआ है कि जाकिर नाइक कहता है कि कुरान कहती है कि जहां भी तुम काफिर को देखो उसे मार दो। अब मुझे नहीं पता कि कुरान कहती है कि नहीं कहती, एक बात।
अगर नहीं कहती तो जाकिर नाइक झूठा है। आप बताइए, जाकिर नाइक झूठा है या कुरान झूठी है, या कुरान सही है जाकिर नाइक भी असगर सही है? साहब आप ये बताइए, असगर साहब आप मुझे ये बताइए, असगर साहब सवाल देखिए, संदीप श्रीवास्तव जी सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन आप असगर मुझे साहब हाँ ये ना बताइए जवाब दीजिए। कि जाकिर नाइक ने ये बात कही है कि नहीं कही है? जाकिर नाइक ने ये बात कही है कि कुरान की पूरी आयत और जो जाकिर नायक ने भी कही है पूरी बात कही है ना। नहीं, जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में तो नहीं है, जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसके कारण उसमें तो नहीं है, और भी बहुत सारी आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही है, बहुत सारी। मैंने हमने थोड़ी दिखाया, मैं कहता हूं इतनी अरे सी उनकी बात का जवाब दो वेबसाइट जाकिर नाइक के वेबसाइट पर रखा हुआ है, उसकी वेबसाइट पर रखा हुआ है। लिखा हुआ उससे उसका फर्क नहीं पड़ता। ये कुरान में इतना लिखा है कि नहीं लिखा, या जाकिर नाइक झूठ बोल रहा है? अगर नहीं लिखा तो ठीक है, जाकिर नाइक झूठा है। और ठीक है, अगर एक जाकिर नाइक सही बोला है संजीव तो श्रीवास्तव एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या संजीव क्या- श्रीवास्तव आपसे पूछना चाह रहे हैं कुछ, एक बार संजीव जी। कोशिश मत करिए आप, सबसे कंसल पहले साहब। आप ये बताइए, एक ऐसा शख्स जिसके के ऊपर भारत ने ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बांग्लादेश, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम ने उसके ऊपर जो है आरोप है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, उसकी जो प्रतिबंध लगा पीस रखा है। टीवी को बैन किया गया है, भारत में उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस के चार्जेस हैं, और इसके ऊपर इतनी गंभीर धाराओं के अपराध के आरोप हैं कि भारत की न्यायालय उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का वो जाहिर है कि उस फैसला सुनाएगी जब कभी भी वो भारत आएगा। लेकिन पता है फैसला सुनाएगी। एक बात आप बताइए, एक बात आप बताइए, अफजल जी एक बात आप बताइए, वकालतनामा क्या आप सुना- चाहते हैं, आपने स्वयं माना है कि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, आपने अभी ऑनलाइन वगैरह कुछ झूठ करके निकाला है, क्या आप चाहते हैं कि जाकिर नाइक भारत आए? इस सवाल का जवाब दीजिए आप। सुनिए, मैं तो अब बिल्कुल आप सुन लीजिएगा, 1 मिनट देखिए सिर्फ। मैं सुन रहा हूं, मैं आप चाहते हैं कि वो भारत आए या ना आए? मैं आप चाहता क्या हूँ चाहते मैं चाहता हूँ जाकिर नायक भारत आए, और मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि उन्हें भारत आना चाहिए, यहाँ सरेंडर करें, अपने ऊपर से चार्ज हटवाएं, मैं उनकी वकालत करूंगा और वकालतनामा कोर्ट में देके करूंगा। आप मनी लॉन्ड्रिंग पे 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। मतलब चाहे भले वो आतंकवादी हो, फिर भी वकालतनामा में लेकर के यही तो उसको बात, defend करेंगे। देखिए यही तो हम आप चर्चा ये- कर रहे थे ये- कि ये जाकिर इस्लाम का नाइक सच्चा को चेहरा। समर्थन देने वाले, मुझे लगता है ये है जिहादी आतंकवाद। जहर फैला मुखर्जी जी आप देखिए खुलेआम, बस बिल्कुल खुलेआम यही बात, सुदर्शन इसी जी बात, बोल रहे यही हैं तो कि चिंता मैं है, एक आतंकवादी यही को असगर support खान करूंगा। साहब जो आपने इसको कही है ना, भारत सरकार ने और आपने दुनिया बहुत के ही अनेक आपत्तिजनक देशों बात ने कही है। declare कर रखा है। असगर इसको खान, गुस्से में नहीं करूंगा। आप देखिए, इसको कहते हैं आतंकवाद को प्रश्रय देना, इसको कहते हैं आतंकवाद का साथ देना, बिल्कुल। इसको कहते हैं आतंकवादी का साथ देना। मेरे खिलाफ कार्रवाई ये है इस्लाम का, ये कट्टरपंथी जिहादी इस्लाम का। आप देखिए, वकील होने के बावजूद भी, इतना पढ़ा लिखा आदमी होने के बावजूद भी आतंकवाद का साथ देने की बात कर रहा है। कितना गर्व महसूस कर रहा है मुखर्जी। आप देखिए, एक सुदर्शन असगर साहब, बैठ करके ये आतंकवादी नहीं, के साथ खड़ा है। असगर खान इसका मतलब, असगर खान साहब आप इसका मतलब ये कह रहे हैं, असगर खान साहब देखिए एक बात, तुरंत ही रद्द कर लेना चाहिए। आपने मुझे 2-3 सवाल आपसे पूछने हैं असगर खान। ठीक है, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं असगर साहब, जवाब। क्या आपने जो भी आरोप लगे हैं इस पे जाकिर नाइक पे, क्या आपने उसकी स्टडी की है? क्या आपको पता है उसकी सच्चाई? स्टडी की है कि मैंने उनकी बहुत सारी केसेस सुनी जो मैंने आपको बताया, हो सकता है कुछ नहीं भी सुनी हूं। उन्हीं से तो लेकिन मैंने खड़े बहुत- होकर के ये भी आतंकवाद के राह पे जा रहे हैं। ये नहीं भाई ये चाहते कि जिहाद हम क्यों सही करते काम हैं? पहुंचे। इसीलिए जब तो आपने करते उसकी हैं। नहीं, ये महात्मा गांधी नहीं, आपने हत्या मनी है। लॉन्ड्रिंग वाली केस की बात इनका करी। इनके वो मेंटर लोग इनके ऊपर बातों से हमला करेंगे, बंसी साहब कभी नहीं जानेंगे सही नहीं, बात। आपने हमारे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचे। आपने बिना उनके बारे में, बिना जाकिर नाइक के बारे में, अरे सुन लीजिए बिना साहब, उस आतंकी के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है। आपने आप- कहा कि मैं आपकी वकालतनामा जितनी- साइन आपकी जितनी करके उसका अरे केस भाई- लड़ने के लिए तैयार हूं। इसी कह रहा बात हूं, का आपकी विरोध भी- हम कर रहे हैं। ये गलत बिना है तो जाने, आप- बिना आप ये समझे, गलत यही है। आतंकवाद है। आप इसको आपको इसको सामान्य लग रहा होगा ना, ये आतंकवाद है मैं तैयार आपको हूं। अभी ये लग रहा हो, लेकिन मैं ये आतंकवाद को वकालतनामा बढ़ावा देना है। वकालत करने को तैयार हूँ। आप अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ दूसरी चीज ये आप मनी आप लॉन्ड्रिंग सारी मनी तथ्यों लॉन्ड्रिंग की को बात जाने सुन लीजिए बिना आप। समझे किस किस के बिना खिलाफ कार्रवाई हो, बात सुनिए। सारे आप दिमाग जगह- में यही भरा हुआ है जो आप बोल रहे हैं। किस किस के खिलाफ कार्रवाई हो? बंसल जी, बंसल जी, ठीक है, बंसल जी एक बार बोलेंगे। बंसल जी ठीक है, बोलिए आप। जब एक मिनट मुकेश भाई, मुकेश भाई एक मिनट सुन लीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग के 2014 से 2024 तक 10 साल अरे मनी लॉन्ड्रिंग को छोड़ दो यार, मेरे पास बहुत सारे और आतंकवादी और चार्जेस आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चार्जेस है ना, चार्जेस को डाइल्यूट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप जो गंभीर धाराओं में जो आरोप है उसको मनी लॉन्ड्रिंग में आप
सीमित करना चाह रहे हैं। ये बताइए, दुनिया बेवकूफ नहीं है। आप जाकिर नायक की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी कार्रवाई बताइए कि आपने विजय माल्या पे क्या कार्रवाई की, इन लोगों को पता चले। आप अरे बताइए विजय कि माल्या लोगों को आतंकवादी क्या नहीं है करना भाई। विजय माल्या विजय माल्या विजय आतंकवादी माल्या नहीं पे है जो भाई। भी आरोप है ना, वो कम से कम आतंक का कोई आरोप नहीं है। और हम वहां पर आप आतंक खून के खराबा आरोपियों नहीं के कर बारे में बात आप कर रहे ये- हैं, मजहबी वैमनस्य फैलाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, जो आप दो बहुत संप्रदायों के चौकसी से बीच बताइए में क्या करना है। सांप्रदायिकता बढ़ाता है, भड़काता है और आतंक जो करता है, जो आग लगाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आप दूसरे साइड आने लगे। अब आपने सोचा कि भाई ये बात तो चलेगी नहीं कि अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, इसलिए आतंक की बात करने लगे हम। आतंकवाद की बात चलिए, आपने बोल दिया, लोगों को समझ में आ गया, लोगों को समझ में आ गया कि आप भी जाकिर नाइक का वीडियो देख करके ही बोल रहे हैं, आप उससे प्रभावित हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है जाकिर नाइक ने आपके दिमाग को भी जो है ना उसमें भर दिया है, जो जिससे हमारा देश जूझ रहा है ना, वही आपके दिमाग में भर दिया। विनोद बंसल जी कुछ पूछ रहे हैं। जी विनोद जी। देखिए मुकेश जी मैं अरे सुन लो यार, सुन लो। देखो आप वकील हैं, आपके काम आएगा वकील। दोबारा आऊंगा, जब आपको वकालत करनी पड़ेगी ना जाकिर नाइक के लिए, तो वो आपको पॉइंट चाहिएंगे। मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, देखो बहुत बढ़िया बड़े पॉइंट हैं। देखिए वकील साहब समझिए, उसने जाकिर नाइक ने क्या कहा था, कोटिंग कोट बोल रहा हूँ, अगर ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। अगर वो सबसे बड़ी आतंकी संस्था अमेरिका से लड़ रहा है तो भी मैं उसके साथ हूँ। हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए, ये बंदे ने बोला था। आज के बाद देखिए 2016 में जब क्यों चर्चा में आया था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जब बम ब्लास्ट हुए थे ना, ये शेयर ब्लास्ट हुए थे, तो उस समय वो जो आतंकवादी पकड़े गए थे, तो उसने साफ साफ कहा था कि हम जाकिर नाइक का वीडियो देख रहे थे, हम उनसे प्रेरणा लेकर के ही हमने ये आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। और आपको पता होगा कुछ महीने के बाद में ढाका बम ब्लास्ट के बाद में कुछ महीने के बाद ही वो भाग गया था वो। और इसके बाद में श्रीलंका में ईस्टर संडे पर जो बम धमाका हुआ था, उससे तार भी उसके जड़े हुए थे। ये श्रीलंका ने कहा था इस बात को। इन धमाकों में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन आप ये देखिए, सैकड़ों लोगों की मौत के बावजूद भी उस आतंकी के साथ में भारत का एक एडवोकेट जो है ना खड़ा हुआ है, ये मुझे बड़ी शर्म आती है। असगर साहब, लेकिन मैं होने के नाते अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे आतंकवादियों का पैरोकार एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके और ये मैं आतंकवादी के साथ कर रहा हूँ, कमाल की बात है। ठीक है असगर खान, आप बताइए जो बातें विनोद बंसल जी ने कही। असगर खान अपने हिसाब से लेके चलना है। असगर खान साहब, विनोद बंसल जी ने जो कहा है, अनुसार नहीं कही, मैं तो मीडिया के अनुसार है, मीडिया की रिपोर्ट है सारी मीडिया के अनुसार है ना। आपको तो मैं भेज देता हूँ, बोलो मुकेश भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जिस चीज को ये कह रहे हैं तार जुड़ा होना, हिंदुस्तान के कानून में किसी चीज को नहीं कहते। आप केवल तार जुड़ा। अरे आप बताइए, आप उनके वकील हैं, आप मान लीजिए जाकिर नाइक के वकील बने हुए हैं बिना फीस के। आप मुझे ये बताइए, लादेन के बारे में कही गई जाकिर नाइक की बात को कैसे डिफेंड करेंगे आप? नहीं, आप बताइए ना, आप वकील हैं ना, आप बताइए जाकिर नाइक ने जो बात ओसामा बिन लादेन के बारे में कही है, उसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? लाइए ना, कहाँ है सुबह, उसको लाइए ना। भाई उसके वीडियोस हैं, वो आपने नहीं देखी? उसके वीडियोस वो नहीं देखा आपने? अरे देखा तो आपने सब कुछ है, आप बताएंगे नहीं। आपको वो सारी चीजें दिखती नहीं। आपको देखनी चाहिए, उसके बाद आप बात कीजिए। असगर खान, मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। लेकिन उनको बोलिए कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है उसके खिलाफ। पूरी दुनिया मूर्ख है, पूरी दुनिया बेवकूफ है। आप तो करीब 16 देश ऐसे हैं, 16 देश ऐसे हैं असगर साहब, 16 देश ऐसे हैं जो जाकिर नाइक को आतंकी मानते हैं। वो जाकिर नाइक के खिलाफ जो है वो केस चलाना चाहते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो चस्पा किया हुआ है उसके खिलाफ। अब यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर वो अरे यहीं पर बोला है भाई, जो मैंने बताया आपको। सजा कराएंगे। अरे मुझे बताओ कि ये कुरान कहती है कि जहाँ भी तुम काफिर को देखो उसे मार दो। ये जाकिर नाइक कैसे कह रहा है? क्या सही कह रहा है, गलत कह रहा है, ये बताओ ना। ये जाकिर नाइक के वीडियोस हैं असगर खान साहब, ये वीडियो हैं जाकिर नाइक के। आप सुनिए, अभी यूट्यूब पे प्रतिबंधित है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप लोग का एक्सेस है उसमें। आप जैसा कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं, अभी भी हमें तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपका एक्सेस पता नहीं कैसे है। अरे साहब मुझे बताइए, मिमिक्री कैसे कहते हैं? मिमिक्री किसे कहते हैं?
बताइए। मिमिक्री क्या होता है? कहते हैं वो अच्छा, अब आप डिफेंड कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं जो जाकिर नाइक की मिमिक्री की जा रही है। ठीक है, आपने अच्छा पॉइंट लिया है, आपने अच्छा, आपको जाकिर नाइक सुन रहा होगा यदि, तो जाकिर नाइक आपको वकील रख लेगा, आप चिंता मत कीजिए। आपने सही डिफेंड किया, आपने सही डिफेंड किया। अरे असगर खान साहब, थोड़ी तो देशभक्ति की बात कर लो, थोड़ी तो देशभक्ति की बात कर लो। आप लॉयर हो, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो, एक आतंकी की खुलेआम आप पैरवी कर रहे हो यहाँ पे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है असगर खान, ये एक्सेप्टेबल नहीं है असगर खान, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सजा आप पे भी हो सकती है, आप पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपने एक आतंकी का खुलेआम समर्थन किया है, जिसको देश आतंकी मानता है, जिसके खिलाफ देश हमारा जो है केस दर्ज किए हुए, आप उसको डिफेंड कर रहे हो। आप यहाँ पर आपके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन अगले प्रोग्राम में जब भी आप मिलेंगे तो आप मुझे आर्गुमेंट देना कि आप कौन से आर्गुमेंट दोगे उसके खिलाफ, उसके पक्ष में कौन से आर्गुमेंट हैं आपके पास, जरा वो भी दुनिया जानना चाहेगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए मुकेश साहब, बिल्कुल कानून मानते हैं। बिल्कुल, आप जैसे लोग जब तक रहेंगे समाज में, तब तक जाकिर नाइक जैसे लोग पैदा होते रहेंगे और वो बढ़ते रहेंगे, जब तक आप जैसे लोग समर्थन करने वाले यहां पर रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर खान आपका, विनोद बंसल जी आपका और संदीप श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारी साझा की हमारे साथ। लेकिन जाकिर नाइक पर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, जाकिर नाइक को भारत लाकर उसे सजा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत के भीतर कुछ लोग अभी भी वैसे हैं जो जाकिर नाइक जैसे आतंकी का समर्थन कर रहे हैं। अभी भी उनको लगता है कि जाकिर नाइक जो है वो देश के लिए अच्छा है, उनके समाज के लिए अच्छा है। जब तक उनके समाज की सोच इस तरीके की रहेगी, तब तक जाकिर नाइक जैसे आतंकी बढ़ते रहेंगे, पलते रहेंगे, फूलते रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान अब जाग चुका है, जाकिर नाइक को यहां पर लाया जाएगा और फांसी पर लटकाया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत,